हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके इस चैनल पे एक प्यारा सा सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है, जो है एनसीईआरटी का। और यहाँ पे पूरे के पूरे बुक्स को कवर कराए जाएंगे। जो भी बच्चे मेरे भाई जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि यहाँ पे पूरे के पूरे बुक्स को कवर कराया जाएगा। और जितना भी बुक को कवर करेंगे वो प्योरली एनसीईआरटी ही हम कवर करेंगे। क्या करेंगे? प्योरली एनसीईआरटी को ही हम कवर करेंगे, क्योंकि देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट बुक है कि आपको हम क्या बताएं। और आप भली भांति जान रहे होंगे, अगर बिगिनर हैं तो पहले से इसके बारे में सर्च जरूर किए होंगे। जो भी टॉपर हैं, जो भी आपके अच्छे रैंकर्स हैं, या जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं बिगिनर से, वो सब के सब कहेंगे कि पहले एनसीईआरटी को कवर कर लो, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक को उठाना या उसे देखने चलना। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई समझ रहा होगा कि बिना एनसीईआरटी पढ़े अगर हम स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लें तो शायद फ़ायदा होगा। देखो, मान लेते हैं कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता उतनी है कि उसे आप ऑब्जर्व कर लोगे, लेकिन देखो जहाँ पे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वहाँ पे क्या करोगे? अब आप चौंकोगे। जो बिगिनर होंगे तो प्लीज़ कुछ नहीं करना है, पहले जाओ PYQ उठा लो और देख लेना। फिर वहाँ पे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगर PYQ बुक नहीं है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन करके फिर वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे पूरे के पूरे एनसीईआरटी का PDF, इस क्लास का PDF, फिर साथ ही साथ PYQ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 26 ईयर का, पूरे के पूरे 26 साल का PYQ जो है आप आराम से वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। फिर इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए फिर आज के इस चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का अपना ये चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। क्या है? जो कि चैप्टर नंबर 5 है। अब हम बात करें कि ये चैप्टर नंबर 5 जो है क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो कि आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। भाई, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मानचित्र पढ़ा, जिसे हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, मैपिंग भी कहते हैं। और उसी मैपिंग को एक बेहतर नज़रिया देने के लिए आपका ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बेहद ही इम्पॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें है यह चैप्टर, जो कि आपको एक अच्छा व्यू देगा मैपिंग के लिए और नॉलेज भी देगा। ठीक है, पहले देखिए चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। उसमें जो भी पॉइंट है उसको हम अच्छे से समझाएंगे और पूरा अच्छे से समझाने का मैं कोशिश भी किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ही खोलें तो हमको ये दिखा भूमंडल। क्या दिखा? हमें दिखा ये भूमंडल। फिर आगे आओगे तो देखो हाइड्रोस्फीयर दिखा, फिर आगे आओगे तो वायुमंडल दिखा, फिर आगे आओगे तो ये वायुमंडल ही दिखा। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो जीवमंडल दिखा। अब आगे आओगे तो कुछ चीज़ें दिखेगा आपको। देखो, अब यहाँ से हमारा जो है क्लास टॉपिक शुरू होता है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी है उसे वायुमंडल कहा जाता है। देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अगर हम इसको क्या करें इसको इरेज, और इससे मिटाने के बाद अगर हम बैक चलें तो एक देखेंगे यहाँ पे जीवमंडल है, जहाँ पे हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है, जो भी प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है जहाँ पे रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहो चाहे सॉरी क्या क्या एक मिनट जस्ट वेट, एक मिनट रोकना। देखो, एक तो है आपका यहाँ लिथोस्फीयर,
जीवमंडल को जो है क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। देखो एक है लिथोस्फीयर, ठीक है, और एक है हाइड्रोस्फीयर और एक है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम आपसे कहें एक प्यारा सा बात, देखना एक प्यारा सा बात अगर हम आपसे बताएं तो क्या आप सुनने के लिए रेडी होंगे? देखिए अगर इन तीनों के मेल से ही अगर हम बात करें, अगर एटमॉस्फेयर ना रहे, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना रहे, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना रहे, अगर लिथोस्फीयर ना रहे या अगर हाइड्रोस्फीयर ना रहे, तीनों में से अगर कोई भी एक ना रहे तो फिर जीवमंडल का, बायोस्फीयर का निर्माण संभव नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है, तो आगे आप टॉपिक कवर करते चलोगे फिर आपको समझ में आते चलेगा। देखो बात करें तो ये तीनों के मेल से ही ये सब चीज़ बना हुआ है, ये तीनों के मेल से ही बना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ से तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है ये देख लो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। अगर मैं इसे चाहूँ तो कोई कुछ और बड़ा बनाऊँ तो थोड़ा सा आपको देखने में जो है मज़ा आएगा। ये लो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, हो गया। ये देखो हमारा लिथोस्फीयर है, ये हमारा मान लो हाइड्रोस्फीयर है और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ों को देखें तो देखो यहाँ आप देखोगे ध्यान से तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो ये जो है यही तो हमारा है जीवमंडल और यहीं पे तो हम वास करते हैं, ठीक है। जीवमंडल, यहीं पे तो हम रहते हैं, यहीं पे तो हमारा जीवन है, ठीक है। तो ये तीनों के कारण जो है ये इसका निर्माण हुआ है, बस और कुछ नहीं है। बस यहाँ तक समझो, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। मतलब देखो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना समझोगे, जिस पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप समझ गए ना। चलो आगे की ओर देखो, अगर आप देखोगे तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर, ठीक है, जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जो बहुत बड़ा भाग है जहाँ पे जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं, ओके। अगर फिर बात करें जीवमंडल, एक सीमित क्षेत्र है। जो जीवमंडल है ना जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये एक सीमित क्षेत्र है। क्या है, यह एक सीमित क्षेत्र है, यानी कि यह कोई बड़ा भाग नहीं है। जैसे कि जलमंडल के लिए यहाँ पे मेंशन किया है एनसीईआरटी कि ये एक बहुत बड़ा भाग है, बट ये एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे ही जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही, आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये तो बात आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं दिखाने के लिए आपको कहूँ और आपको बताने के लिए कहूँ और कहूँ कि देखो थोड़ा प्यार से। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये है क्या, कि है हमारा पृथ्वी का एक भाग। जैसे कि आप यहाँ देखो तो आपको समझ में आएगा, ये है हमारी पृथ्वी जो गोलाकार में है, समझ रहे हो ना, ये गोलाकार में। अब अगर हम आपसे कहें कि अगर खरबूज आप देखे होगे, तरबूजा, तो ये देखो ये ऐसा रहता है। अब हम कहें कि जब दुकानदार के पास इसे जाते हैं खरीदने तो हम उससे पूछते हैं कि क्या ये सच में लाल है, मीठा है या नहीं है, मुझे दिखाओ। तो टेस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए हमें क्या करता है, चाकू से कुछ इस भाग से, इसमें क्या करता है, इस भाग से इसे काट देता है। क्या करता है, इसे कुछ इस प्रकार से इस भाग में काट देता है। काट देता है तो फिर होता क्या है, देखो ध्यान से देखना, फिर होता क्या है, तो इस भाग को काटता है और काटने के बाद जो है हमें जो है दे देता है। देता है तो किस आकार में देता है, देखो जरा प्यार से देखना, बट ठीक है, देखना बट प्यार से देखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करना होगा हमें। अब हम करें तो करें क्या, चलो यहाँ मैंने रख दिया इसे। अब इसे काटता है तो काट करके मुझे यहाँ देता है, देखो किस भांति देता है, तो ये जो है कुछ इस भांति हमें निकल कर मिलता है, ओके, कुछ इस भांति देता है। तो जब देता है तो यहाँ पे हमें दिखाई दे देता है कि ये रेड है, यानी कि ये अच्छा है, ये खराब नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे खरीदते हैं बिल्कुल। तो कुछ इस भांति, तो हम इस तरबूजे के अंदर क्यों काटे, उसको देखने के लिए कि अंदर इसके क्या क्या पाए जाते हैं। तो
तो हमने देखा कि ये एक रेड कलर का फल है, ठीक है, और इसके अंदर जो है एक ब्लैक ब्लैक बीज होता है, ठीक है, जिसको निकाल करके हमें खा जाना है और वो पेट में चला जाता है। जस्ट उसी भांति, बिल्कुल उसी प्रकार हमने क्या किया, पृथ्वी के एक पार्ट को कुछ ऐसे ही काट करके निकाला। और निकाला तो क्यों निकाला इसलिए कि हम चेक करें कि आखिर इस इतनी मोटी परत के अंदर क्या छिपा है। इस मोटी परत के अंदर क्या छिपा हुआ है और क्या रखा है और क्या है इसके अंदर कि आज तक कितना हूं लोड दे दो ये भाई सहते जाता है। तो देखो, इसका सबसे ऊपरी परत जो होता है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, मैं कहूं तो अगर आप अभी इसको छोड़ो और आगे की ओर कंटिन्यू करो तो आपको समझ में आएगा। चलो यहां आओ, देखो भूमंडल की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, भूमंडल की। देखो यह भू परिपट्टी, ठीक है, कि चट्टान तथा मिट्टी की परतों, पतली परत का बना होता है। कौन, जो भूमंडल है, भूमंडल समझ रहे हो ना, जिस पे भूमि है, भूमि जिसे कहते हैं ना, उससे वह क्या है, भूपरिपट्टी की चट्टानी तथा मिट्टी की परत, पतली परत का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखो आप प्रैक्टिकली सोचो कि जब आप जिस पृथ्वी पे पैर रखे हो, ये क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या नहीं है मुझे बताओ। ये एनसीईआरटी कह रहा है कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब डायरेक्ट जब पोषक तत्व कह ही दिया एनसीईआरटी, तो अब छिपा इसमें क्या है, पोषक तत्व। आप भली भांति समझ रहे होंगे कि पोषक तत्व क्या है, जिससे हमें पोषण मिले, हम कुपोषण के शिकार ना हो। तो हमारे शरीर के लिए, हमारे इस बॉडी के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, वो सभी के सभी इस भूप्रपट्टी पे जो है उपस्थित है, प्रेजेंट है। देखो प्राकृतिक ने क्या चीज बनाई है, ठीक है। देखो भूमंडल की सतह को दो मुख्य भागों में, दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं और एक बड़े जलाशय को महासागरीय बिन कहते हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी डियर, बट आप ये समझो। अब देखो ये कुछ डायग्राम है जिसे आप समझना चाहो तो समझो। इस वाले परत को पपड़ी कहते हैं, इसके बाद ऊपरी सी आच्छादन कहते हैं इसे, बाहरी गुद्दा और अंदरूनी तत्व। ये कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो आगे की ओर, देखो यहां देखोगे तो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। अब समुद्र जल का तल समझ रहे हो ना, ये वाला। अब ये तल है और यहाँ पे ये समुद्र है, ये समुद्र है, इसका तल जो है सभी जगह समान होता है। एक बात आप याद रखना, ठीक है, क्या रहता है, एक बात ये याद रखना। अब देखो स्थल की ऊंचाई, समुद्र स्थल की जो ऊंचाई है कुछ समुद्र तल से ही मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ही 48 मीटर ऊंचा है। देखो अगर किसी भी चीज को मापना है तो समुद्र के तल, यानी कि जहां पानी मानते हैं कि ये पानी है और यहां तक ही रहता है, क्योंकि नीचे तो अपना ये पृथ्वी ही है। तो जहां तक ये खत्म होता है, जहां तक ये खत्म होगा, बस अगर माउंट एवरेस्ट तो आप देखोगे तो ये तो यहां रहा। और मान लो, एक मिनट, जस्ट इमेजिन करना, कुछ चीजें मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो वहां से समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इसकी बनावट की, अपने भूप्रपट्टी की, तो कुछ इस भांति होगा। देखना जरा, प्यार से देखना भाई, ठीक है भाई, प्यार से देखना जो भी देखना। अब देखो ये रहा, ये देखो, ओके, जस्ट इमेजिन करना जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारा भूप्रपट्टी, ठीक है। अब देखो कुछ इस भांति ही होगा, देखो तो जरा देखो। अब देखो, भले ही मान लेते हैं हम, मानना क्या है, जो रियलिटी है वही ना मानोगे, जो रियलिटी है वही ना मानोगे। अब देखो अगर हम कहें आपसे, हाँ, अब देखो अगर हम कहें कि ये हमारा है, क्या है, ये है हमारा भूभाग, ठीक है, भूमि है, ठीक है, ये है भूमि। और देखो जरा प्यार से देखो, थोड़ा सा देख लो।
अब देखो थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से देखो ये है क्या है, ये है समुद्र, पानी ही पानी है, यहाँ पानी ही पानी है। अब देखो जब यहाँ ये पानी है, ये समुद्र है, ठीक है, ये है समुद्र, ठीक है, जब समुद्र है, ठीक है, ध्यान से देखना, जब ये समुद्र है तो बात करें कि इस भूमि पे ही ना कहीं पे माउंट एवरेस्ट होगा, ये इस भूमि पे ही कहीं माउंट एवरेस्ट होगा। तो माउंट एवरेस्ट को अगर नापेंगे तो यहाँ से इसकी लंबाई नहीं नापना है, क्योंकि भूमि तो हमारा यहाँ भी है ना भाई, ये वाला है ना मेरा अंतिम छोर, ये तो ऊंचा है, ये अलग बात है, ये ऊंचा है, ये अलग बात है, लेकिन भूमि का जो मेन जो है यहाँ से है ना, तो हमें नापते यहाँ से है। यानी कि देखो ये रहा, ये है समुद्र का तल, ये देखो ये है समुद्र तल, ठीक है, और इसी समुद्र तल से हम किसी भी ऊंचाई को, किसी भी बड़े चीज़ों को मापते हैं, ठीक है। तो कुछ ये समझाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से कोशिश कीजिएगा समझने का। अब देखो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ठीक है, 11,022 मीटर है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि आप देखो ध्यान से। अब देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम पृथ्वी को क्या के दो पार्ट्स में डिवाइड किए, पहला हमने बताया महाद्वीप, फिर दूसरा बताया महासागर। पहले देखते हैं महाद्वीप को, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके, देखोगे ना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। पहले एशिया, फिर देखो क्या 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 देखोगे, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। देखो कितना बेस्ट डायग्राम मैंने बनाया आप लोगों के लिए, आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि कितना मस्त है यार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा बात मानोगे तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि यह चैप्टर को जी जान लगाकर पढ़ो और अच्छे से तैयार करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला महाद्वीप एशिया देखो, यूरोप देखो, अफ्रीका देखो, उत्तर अमेरिका देखो, दक्षिण अमेरिका देखो, ऑस्ट्रिया देखो, अंटार्कटिका देखो। ये कुछ इस प्रकार से है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, इसे एक एक करके पढ़ते हैं। देखो पहले महाद्वीप को देखो, यहाँ कुछ मैप पे दिखाते हैं आपको। देखो मैं कहा ना कि मैप देखने का नजरिया बदल जाएगा जब इस चैप्टर को अगर एक बार ईमानदारी से अच्छे से लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो ध्यान रखना कि पक्का गारंटी है, पक्का गारंटी है कि आप समझ पाओगे कि हाँ क्या है नहीं है, ठीक है, पक्का गारंटी है। देखो मैंने बोला यूरोप देखो यहाँ है, एशिया देखो, ओके, ऑस्ट्रिया देखो, अंटार्कटिका देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका देखो, फिर खोजो 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 उत्तरी अमेरिका देखो। अब देखो 2 4 5 6 हुआ, टोटली कितना था हमारा, 2 और 3 6 और एक 7 था, ठीक है। तो एक और कौन बाकी है जरा देखना, देखना जरा, अफ्रीका, ठीक है, जो कि हमारे नज़र के सामने है, ठीक है, ये देखो अफ्रीका, ठीक है। अब हम आपसे कहें प्यारे, ध्यान से देखिएगा कि आप ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का क्या लोचा है। तो एक क्या करो, आप ऐसे करो, एक ये लो, मैं कहूँगा कि छोड़ो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, फिर मज़ा आएगा। चलो ये लो और ये लो। आपको मालूम है कि इसे हम नॉर्थ कहते हैं, ओके राइट, इसे साउथ कहते हैं एकदम, ओके, सॉरी डियर, जस्ट वेट, हाँ देखिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साउथ कहते हैं और इसे हम ईस्ट कहते हैं, और ये रहा वेस्ट, हमारा वेस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिम, ओके। अब देखो तो ये उत्तर जो है अमेरिका एक है, ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है, तो यही होगा। अब कुछ चीज़ों को मैं समझाऊं तो आप समझने का कोशिश करना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, स्टेट पीसीएस में बनता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है, या आपके यूपीएससी में भी ऐसे स्टेटमेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन जाए, तो सब पे करो क्या, आपकी एक बार जो है ये लाइन खींचो,
अब हम पूछे कि ये लो, मैंने क्या किया, उत्तरी अमेरिका में कुछ ये डायरेक्शन वाली लाइन को मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। किधर? इस वाले लाइन में। देखो अब जरा इधर देख दो, किधर? उत्तरी अमेरिका में मैंने किया ड्रॉ। अब लो मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। हमने बताया कि इधर तो होता है नॉर्थ अपना, इधर होता है साउथ, ठीक है, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। जस्ट वेट करना बस थोड़ा सा। देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सॉरी, इधर नॉर्थ होता नहीं है, इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ, और अगर जाओगे तो ये होगा आपका ईस्ट और ये होगा आपका वेस्ट। देखो ये है। फिर देखो ऐसे यूरोप में भी ठीक है, ऐसे एशिया में भी ऐसे खींचो, फिर अफ्रीका में भी खींचो, फिर आप करो दक्षिण अमेरिका में भी खींच दो, फिर कहाँ खींचोगे? आर्कटिक पे भी खींचो। 1 2 3 4 5 6 और एक है ऑस्ट्रिया, इस पे भी खींचो। अब हम कहें आपसे कि ध्यान से कुछ चीज़ों को इमेजिन करना। अगर हम पूछे कि उत्तर अमेरिका के ईस्ट में क्या है, कौन सा महाद्वीप है, तो आप यूरोप और एशिया भी कह सकते हो, लेकिन यूरोप राइट आंसर होगा। ऑप्शन में एशिया है तो एशिया भी, एशिया सही होगा। अगर यूरोप और एशिया दोनों रहे तो आप यूरोप को लेकर के आगे बढ़ना, ठीक है। यूरोप को आप ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, नहीं लो। अगर पूछे यूरोप के वेस्ट ईस्ट में क्या है तो आप एशिया कहोगे। अगर इमेजिन करो, सोचना जरा ध्यान से, मुझे कमेंट में आंसर करना, पोस्ट कर लो वीडियो, क्वेश्चन सुनने के बाद पोस्ट कर लेना, बंद कर लेना, सॉरी, ठीक है। देखो एशिया के ईस्ट में क्या है, बताओ एशिया के ईस्ट में क्या है, एशिया के ईस्ट में क्या है बताओ जरा। कोई बंद करो, वीडियो बंद करो, आंसर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आंसर किए होंगे आप। देखिए एशिया के ईस्ट में हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका है। देखो ये जो है यहाँ पानी है और इधर भी पानी ही पानी है, और ये जब जाएंगे तो आपको मालूम है कि हमारा पृथ्वी क्या है? जिवाइड है, यानी कि गोलाकार है। जैसे ग्लोब पे इमेजिन करो ना भाई, ग्लोब पे इमेजिन करो। मैंने तो बताया, शुरू से ही बता रहे हैं ना कि मैप और ग्लोब दोनों का सेम काम है। मैप थोड़ा डिटेल्ड रहता है और ग्लोब जो है डिटेल्ड नहीं रहता है। मैप क्या रहता है? डिटेल्ड रहता है, लेकिन ग्लोब डिटेल्ड नहीं रहता। तो ये आप इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिन करना, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, समझ में आएगा ना? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाओगे, ठीक है। ओके चलो, ओके ओके। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? इसके ईस्ट में हमारा उत्तरी अमेरिका होगा। तो ये कन्फर्म, ये कुछ चीजें इमेजिन करना पड़ता है। देखो हर जगह आपका रट्टू वाला काम नहीं आएगा। कुछ चीजों को इमेजिन करो, कुछ प्रैक्टिकली सोचो, तब समझ में आएगा जाकर के कि क्या है नहीं है। ओके, तो चलो कुछ चीजें यहाँ से आपको सीखने को तो मिला कम से कम। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ चीजें। अब देखो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर कुछ चीजों को मैं दिखाऊं तो आप अगर मुझे एक इमेजिन करना, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बताओ, कुछ याद नहीं आ रहा है? अगर मैं पूछूं ये लाइन तो क्या कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा ना? तो चैप्टर नंबर 2 देखना फिर, ठीक है। अब चलो आप देखो, फिर बताऊंगा। चलो देखो, एशिया की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, ध्यान देना, यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा, प्यारे ध्यान देना, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का 1/3 हिस्से में फैला, ठीक है, फैला है, और यह महाद्वीप पूर्वी गोला अर्ध में स्थित है, ठीक है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त को यूरेशिया कहा जाता है। अब देखो अगर कोई ऐसा मैप होगा जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ों को दिखा सकूं, अगर होगा तो मैं दिखाने का पूरा कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर
अब देखो ये एशिया, यहाँ पे कुछ है नहीं कि मैं दिखा पाऊँ। ये यूराल पर्वत होगा जो कि यूरोप से अलग करता है, यहीं पे है यूराल पर्वत, ठीक है, ध्यान देना, और कुछ नहीं। चलो आगे की ओर बढ़ो, और कुछ नहीं है, ज़्यादातर चीज़ों को आप समझने का कोशिश करो। देखो मैं पहले ही शुरू किया तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी जितना दिया है उतना मैं पढ़ा दूंगा। यह एशिया के बाद दूसरा जो है महाद्वीप है, कौन आपका ये, कौन एशिया के बाद कौन दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, मुझे बताओ। यूरोप, ठीक है। देखो अब हम बात करें तो यहाँ देखना दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत पर 0 अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। सहारा का रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यही है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको दिया गया है, ठीक है, तो आप इसे समझ लो, कुछ चीज़ें नहीं है यहाँ से समझने की। फिर अब देखो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। अब देखो कुछ ऐसे टर्म्स है जो अभी समझ लोगे तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। अब जल संधि क्या होता है? देखो जल संधि का मतलब होता है जल के मिला, दो जल क्षेत्र एक साथ मिलते हैं तो उसे जल संधि कहते हैं। संधि समझते हो ना, जोड़ना, संधि मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम कहें, चलो यहां देख लो जरा, उत्तरी अमेरिका की बात हो रहा है ना, किसकी, सॉरी, हाँ किसका बात हो रहा था, जरा देखो तो, उत्तर अमेरिका। देखो कहाँ है, देखो तो जरा कहाँ है उत्तर अमेरिका, कहाँ है, पूरब और पश्चिम में, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ रहे हो तो कोशिश करो समझ जाने की, ठीक है, कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो मैं कहूँ आपसे कुछ चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है आपको, ध्यान से यही देखना है कि देखो आपको अगर हम कहें तो देखो यह तीन जो है महासागरों से घिरा है, जैसे कि उत्तर में आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा कैब्रियन सी से घिरा हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग, ध्यान से देखना, दक्षिण गोलार्ध में है। इसके पूरब एवं पश्चिम 2 महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। बस ये कुछ कंटेंट है फैक्ट्स के रूप में, जिसे लर्न करते जाओ, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, इतना तो आपको याद करना होगा, रखना होगा। अगर बेसिक कवर करते हुए अगर इतना याद कर लेते हो तो स्टैंडर्ड बुक में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से अगर कुछ चीज़ों को मैं दिखाऊं तो ये उत्तर अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ कह रहा है जल स्थल संधि। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसे देखो ऐसे उत्तर और दक्षिण को जो है जोड़ा हुआ है, उत्तर और दक्षिण को जैसे जोड़ा हुआ है, यहाँ देखो इसे स्थल संधि कहते हैं, ठीक है, स्थल संधि कहते हैं। अब जल संधि की बात करें तो जल संधि पानी सकरा भाग होता है जो 2 बड़े जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम आपको बताना है। यहाँ से एनसीईआरटी पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे कि ये देखो, ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा है एनसीईआरटी पूछ रहा है, और जो बता रहा है आपको एनसीईआरटी बता रहा है। मैं तो बीच का एक भाग हूँ जो आपके पास आया हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अब देखो अंटार्कटिका, ठीक है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। बहुत से देशों में के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत भी
के भी शोध संस्था यहाँ है, इनके नाम है मैत्रेयी एवं दक्षिणी गंगोत्री। अगर यही चीज़ें अगर आपको एडवांस लेवल पे एडवांस बुक के माध्यम से या एडवांस सोर्स के माध्यम से पढ़ाया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाया जा सकता है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ इतना ही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना जानो ताकि आपका बेसिक कवर होता चले, तो फिर जाकर के जब आगे बढ़ो तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक उठाओ तो फिर मज़ा आए पढ़ने में। अब दोनों एक साथ पढ़ोगे तो फिर उसका मज़ा नहीं आ पाएगा ना, फिर तो इसका अलग लो, फिर उधर अलग देखते हैं। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी कवर करते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यूरोप। देखो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, एशिया से जो है बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। अब आर्कटिक वृत्त क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, इक्वेटर क्या है, इसे बताना पड़े तो मैं कहूँगा कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है और आपके पढ़ने का भी कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो छोड़ दो, फिर मत पढ़ो। ठीक है, यह 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है यूरोप 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और जो कि पूरी तरह से यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा, द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ जलमंडल। ठीक है, क्या है जलमंडल, कितना मस्त है यार। देखो तो जरा प्यार से देखना, ये देखो रेन हो रहा है, ये रिवर है, लेक है। ओके, वाओ क्या ड्राइंग हुआ यार, ये कुछ लैग कर रहा है, मेरा कुछ ग्लिच हो रहा है टेक्निकल। ठीक है, ये है हाइड्रोस्फीयर। ये देखो पहाड़ का कैसे नाक मुंह आँख सब है। तो देखो ये चीज़ें है बच्चों के लिए दिया गया है कि ताकि बच्चे देख देख कर पढ़ें, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप भी बच्चे ही हो, देख देख कर पढ़ो, फिर मज़ा आएगा। अब आओ देखते हैं इसको। अलवन जल जो है हमारे पास सिर्फ 2.5% है और महासागर का 97.5%। अब देखो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, आपको मालूम है, क्योंकि पृथ्वी को 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झील, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। बात यहाँ पे हो रहा है कि हमारी पृथ्वी एक नीला ग्रह है, आप जानते हैं। नीला ग्रह होने का ये रीजन सबसे बड़ा है कि यहाँ पे 71% पानी पाया जाता है, जिसके कारण यह नीला दिखाई देता है। बाकी के 29% भाग पे स्थल है। देखिए बात करें जलमंडल की, तो ये जलमंडल में जल के सभी रूप हैं। जैसे कि जल के रूप क्या है, पहला तो आप देख लो महासागर का, फिर नदी का, फिर झील का, फिर हिम नदी, फिर भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जो जल वाष्प है वो सभी के सभी इसी में सम्मिलित है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए बात करें यहाँ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.2% महासागरों में पाया जाता है, लेकिन वह खारा होने की वजह से पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी सिर्फ 0.03% ही है। अब देख लो 0.03% ही है और हम लोग पानी कितना बहाते हैं यार, कोई मतलब ही नहीं रहता है। देखो एक बात, जो जब तक हम नहीं जानते थे तब तक जितना पानी हम लोगों ने वेस्ट किया, बिना मतलब का बहाया, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम जान गए हैं तो फिर ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, तो बिना सोचे समझे और बिना मतलब के पानी को ना बहाया जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो खुद समझ पाएंगे कि 0.03% हमारे लिए कितना सूक्ष्म कण नहीं, सूक्ष्म नंबर्स हैं। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत। ठीक है,
एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये रही बातें जो कि आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। आगे की स्लाइड की ओर चलो। अब देखो, महासागरीय जल हमेशा गतिशील होते हैं, गीतशील नहीं होते हैं। ठीक है, गतिशील होते हैं। ठीक है, रहता है जैसे कि तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। जल का बल कम भाग अवलवन जल के रूप में पाया जाता है। सॉरी, बहुत सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। जल का बहुत कम भाग जो है अलवन जल के रूप में पाया जाता है, जो कि 2 पॉइंट कुछ था, जो कि मैं डायग्राम में दिखाया, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। इसे ही हम कहते हैं अलवन जल। ठीक है, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने वाले के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। ठीक है, यही कारण है और कुछ नहीं है कि हमारे पास पानी तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। अब देखिए, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब देखिए, क्या आपको एनसीईआरटी इन महासागरों के बारे में भी पढ़ाएगा? हम कहेंगे कि बिल्कुल आपको पढ़ाएगा। जैसे कि देखो, वही डायग्राम फिर से यहाँ पे मैं लेकर आया और यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया। देखो, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है कि नहीं? ठीक है, प्रशांत महासागर है। ठीक है कि नहीं? हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। तो कुछ इस प्रकार से सभी के सभी को देखना है। देखो, जितना देखोगे, जितना समझोगे और जितना ध्यान दोगे, उतना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पहले देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। 1/3 भाग पे ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, इसके चारों ओर स्थित है। किसके? प्रशांत महासागर के। कहाँ है प्रशांत महासागर? देखो, प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये देखो, ये सब प्रशांत महासागर ही है। ये इसको इधर से जाओगे और इधर ले जाकर के इधर जोड़ोगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजों को समझो, प्रैक्टिकली समझो। अब देखो, क्या है यहाँ पे? अटलांटिक महासागर। देखो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्व किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित होता है। ठीक है, इसका जो तट रेखा है बहुत तंतुरित होता है, यानी कि बहुत कमजोर। यह अनियमित एवं तंतुरत तट रेखा प्राकृतिक पोताश्य एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन? अटलांटिक महासागर। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यस्त है। अब हिंद महासागर की बात कर ही लेते हैं। यह एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा है, यानी कि भारत के नाम पे रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है। देखो, उत्तर में यहाँ पे एशिया है। ठीक है, पश्चिम में इसका जो है अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रिया है। ठीक है, चलो वेरी गुड, यहां तक समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा। दक्षिण महासागर को देखो, आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घिरा है ये। यह आंतरिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। ठीक है, तो ये ग्लोब या मैप पे आप कुछ प्रैक्टिकली करो। ठीक है, देखो, मैं तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन दिमाग लगाना आपके ऊपर है और सोचना समझना। अब देखो, ये महासागर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त में है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत
ठीक है। महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ओके, चलिए अब ये है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल के भी बहुत सारे लेयर होते हैं बट अभी इसमें वो पढ़ना नहीं है। ठीक है, देखो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह परत, पतली परत, इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हो जो कि साफ तथा सूक्ष्म हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस 1% में आते हैं। ठीक है, बस देखो ओवरऑल थोड़ा बहुत जानकारी एनसीईआरटी जो है आपको दिया है, क्लास 6 के बच्चों के जैसे ही दिया है। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो क्लास 11th तक आपको पूरा स्ट्रॉन्ग कर देगा जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। पहाड़ों पर पतवा रहितों की हवा के घनत्व कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस एक कहानी है, इसे सुनते चलो और समझने की तो बात ही छोड़ो। ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दाब डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमेशा अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है रीड करने की चीज़ है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें कुछ है नहीं। अब देखो कुछ वायुमंडल से रिलेटेड चीज़ यहाँ पे आपको दिया है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है कौन? वायुमंडल को। इसके घटक को तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी के सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। बस इसमें एक ओवरव्यू दिया है आपको एनसीईआरटी। इसका पूरा डिटेल जो है आपको आगे पढ़ाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ ओवरव्यू दिया है। ठीक है, अब देखो जीवमंडल की बात करें। ये स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजाति हैं जो कि सूक्ष्म तथा बैक्टीरिया के आकार में पाई जाती है। जीवमंडल के प्राणियों की मुख्यतः 2 भाग जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। और कुछ नहीं, आपका जो लेक्चर है आज यहीं तक कंप्लीट होता है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैं बात करूं तो अगर मैं चाहता तो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा सकता था, बट मेरा मानना है कि जो एनसीईआरटी जैसे एकदम स्टेज बाई बढ़ रहा है, सीढ़ी की तरह परत दर परत इनकी बढ़ रहा है, वैसे ही बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मुझे लगता था कि ये जैसे सीढ़ी की तरह ये बढ़ रहा है वैसे ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ पूरा डिटेल, बट मैंने सोचा कि नहीं, ये उचित नहीं होगा। फिर तो आप जो बोलेंगे वैसे करने के लिए मैं रेडी हूँ। अगर आपको चाहिए कि चलो डिटेल भी पढ़ाओ, बताओ, स्टैंडर्ड की कुछ रेफरेंस बुक है जिस हेल्प से आप इससे चाहो तो और डिस्क्राइब करो तो मैं करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लो फिर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर चलो आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए फिर मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट एंड लव यू।